ओके, चलो। रिसिपिएंट समझना है हमको जीएसटी के अंदर। रिसिपिएंट को डिफाइन किया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 93। बहुत सारे एक्ट में, बहुत सारे एक्ट में, ऐसा नहीं कि जीएसटी एक्ट की बात करता हूँ, बहुत सारे एक्ट में जो सेक्शन 2 होता है ना, वो डेफिनेशन का ही सेक्शन होता है। तो जीएसटी में भी सेम है, सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन का बनाया है, जिसमें 93 में उसको एक्सप्लेन किया गया है रिसिपिएंट को। रिसिपिएंट क्यों जानना पड़ेगा सर आपको? रिसिपिएंट क्यों जानना पड़ेगा? रिसिपिएंट को इसलिए जानना पड़ेगा क्योंकि जीएसटी के अंदर जीएसटी के अंदर एक होता है सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक ये होता है। अब जब ये सप्लाई करता है तो सामने कोई रेसिपिएंट भी तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मैं ही सप्लाई करता हूं और मैं ही रिसीव करता हूं, वो तो सप्लाई नहीं होगा। यू कैन नॉट सप्लाई टू योर ओन। तो एक होता है सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और एक होता है रेसिपिएंट ऑफ दैट गुड्स और दैट सर्विसेज। रेसिपिएंट जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रेसिपिएंट क्या करेगा, ये जो रेसिपिएंट है वो पेमेंट करने वाला है गुड्स का, पेमेंट करने वाला है सर्विसेज का जीएसटी के साथ। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि रेसिपिएंट ऑलवेज पेमेंट करता ही है, कंसीडरेशन ऑलवेज होता ही है, नहीं। हम डेफिनेशन देखते हैं, मालूम चल जाएगा। बट 99.99% केसेस में कंसीडरेशन होता ही है। रेसिपिएंट पेमेंट करता है सप्लायर को, है ना, जीएसटी के साथ। और सप्लायर फिर क्या करता है, वो जीएसटी गवर्नमेंट में डिपॉजिट कराता है। एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू नो रेसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है सर। रेसिपिएंट किसे कहेंगे? हु इज रेसिपिएंट ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स और सप्लायर ऑफ सर्विसेज। जब सप्लायर गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करता है तो सामने वाला जो रेसिपिएंट है, जिसको ये सर्विसेज गुड्स मिलता है, तो रेसिपिएंट किसको कहेंगे? तो सर सिंपल है, जिसको मिलता है उसको, यस उसको ही कहेंगे। लेकिन इसमें आपको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देना है। पहला वाला, जब कंसिडरेशन पेएबल, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सप्लाई के अंदर रेसिपिएंट कंसिडरेशन नहीं लेता है और कभी कभी देता है। 99.99% केसेस जितने भी होते हैं जिसमें कंसिडरेशन होता ही है। व्हेन कंसिडरेशन इज पेएबल, तो इस केसेस में रेसिपिएंट कौन होगा? तो जब कंसिडरेशन पेएबल होगा तो जो बंदा कंसिडरेशन देगा ना, वो रेसिपिएंट होगा। या जिस बंदे पे ये लायबिलिटी अराइज होगी वो रेसिपिएंट होगा। द पर्सन्स हु इज लायबल टू पे दैट कंसिडरेशन, जो बंदा लायबल पे कर है, लायबल है कंसिडरेशन पे करने के लिए, दैट पर्सन बिकम द रेसिपिएंट। एग्जांपल से समझते देखो। फॉर एग्जांपल सचिन सर जो है वो सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हैं किसको? स्टूडेंट को, है ना। लेकिन पेमेंट कौन करता है? पेमेंट करते हैं स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, है ना। सप्लाई किया सर्विसेज का इसको, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है? पेरेंट्स। तो पेरेंट्स आर द रेसिपिएंट, नॉट द स्टूडेंट्स। ये चीज याद रखना, है ना। व्हेन द कंसिडरेशन इज पेएबल, जब पेएबल होगा तो जो पे करेगा वो रेसिपिएंट होगा, जिसको सर्विस मिली है, जिसको गुड्स मिला है, उसकी बात नहीं कर रहे। फिर से एक बात दोहराता हूं, जब कंसिडरेशन पेएबल होता है तो जो कंसिडरेशन पे करता है वो रेसिपिएंट बनता है, ना कि वो जो गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव करता है। दूसरे केसेस में क्या? व्हेन कंसिडरेशन इज नॉट पेएबल, कभी कभी ऐसा होता है कि सप्लाई के अंदर कंसिडरेशन पेएबल ही नहीं होता। सप्लायर सप्लाई करता है ना, रिसिपिएंट रिसीव करता है, लेकिन कंसिडरेशन नहीं है। तो अब ऐसे केसेस में क्या किया जाए? तो इजी है। जिस बंदे को गुड सप्लाई किया गया, जिस पर्सन को गुड सप्लाई किया गया, जिस पर्सन को सर्विस सप्लाई की गई, वो बन जाएगा रेसिपिएंट। क्योंकि कंसिडरेशन तो देखना ही नहीं है, तो फिर वही देखे जिसको हमने सप्लाई किया। तो in case of goods, the person to whom goods are delivered, जिसको डिलीवर किया गया है, वो बन जाएगा रेसिपिएंट। कंसिडरेशन तो देखना ही नहीं है, आई एम रिपीटिंग द सेम।
है ना। इन केस ऑफ सर्विसेज द पर्सन टू हुम द सर्विसेज आर रेंडर्ड, जिसको सर्विसेज रेंडर की गई है वो बन जाएगा रेसिपिएंट। अब आपके मन में सवाल खड़ा होगा, सर लेकिन कंसिडरेशन क्यों नहीं लेंगे सर? कंसिडरेशन तो लेते ही है। नहीं नहीं, देयर आर सर्टेन केसेस जिसमें कंसिडरेशन लिया नहीं जाता है, फिर भी वहां पे रेसिपिएंट होता है, फिर भी वहां पे सप्लाई होता है ना। ऐसे कौन कौन से केसेस है, ऐसे कौन कौन से केसेस है जहां पे कंसिडरेशन नहीं लिया जाता है ना। तो सप्लाई, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्संस, हम ये पढ़ेंगे लेटर ऑन, लेकिन अभी आप ऊपर ऊपर से देख लो। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्संस, है ना। सो रिलेटेड पर्संस कौन होंगे? फॉर एग्जांपल सप्लाई बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, ये इसको सप्लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को गिफ्ट दे रहा है, गिफ्ट, और गिफ्ट की वैल्यू 50,000 से कम है। तो ऐसे केसेस के अंदर देखो, गिफ्ट मतलब कंसिडरेशन तो आएगा नहीं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को गिफ्ट दे रहा है, एम्प्लॉई पेमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी सप्लाई तो हो रहा है, रिसिपिएंट तो है। तो जिसको ये गिफ्ट मिली ना, वो बन जाएगा रेसिपिएंट, क्योंकि 50,000 से कम गिफ्ट की वैल्यू थी, यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा एग्जांपल भी सुन ले सर, सुन लो सर, है ना। सप्लाई, सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट। जब प्रिंसिपल सप्लाई करता है किसको? एजेंट को, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल सप्लाई करता है गुड्स एजेंट को, एजेंट करता है सेल सप्लाई। तो फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल है बॉम्बे में भाई, फॉर एग्जांपल हम टीवी बेचते हैं। अब टीवी बेचने वाला बंदा जो है मैन्युफैक्चरर बॉम्बे में है, वो बॉम्बे से गुड सप्लाई करता है मिस्टर ए को, जो उसका एजेंट है बड़ौदा में, है ना। तो यहाँ तो सप्लाई ही होगा, मिस्टर ए थोड़ी पेमेंट करने वाला है, मिस्टर ए तो सेल करेगा फर्दर, तो यहाँ कंसिडरेशन नहीं है ना। तो प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करता है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पे रिसिपिएंट कौन बन जाता है? मिस्टर ए, जिसको गुड्स एक्चुअली डिलीवर किया गया है। ठीक है, तो ये बात हो गई गुड्स के लिए, और सर्विसेज के लिए जिसको एक्चुअली सर्विसेज मिली है, सर्विसेज रिसीव की है जिस बंदे ने, है ना, वो बन जाएगा रेसिपिएंट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।